आज है तारीख 18 जुलाई 2023 की और आपको मेरे ठीक बगल में जो पिक्चर दिख पा रही होगी वो है उस मीटिंग से जहां पर इंडिया के तमाम अपोजिशन पार्टीज एक साथ इकट्ठा हुई हैं 2024 लोकसभा इलेक्शंस को लेकर अपनी प्लानिंग को डिस्कस करने के लिए। में एनडीए यानी कि बीजेपी के जितने भी समर्थक दल हैं उनका जो गुट है वो भी अपनी मीटिंग होल्ड कर रहा है। इस पूरे दिन में सुर्खियों में कई नेता हैं, कई लोग हैं, कई पार्टीज हैं, मगर अगर इस पूरी चर्चा से कोई चीज़ गायब है तो वो है लेफ़्ट पार्टीज़। इंडिया की जितनी भी लेफ़्ट पार्टीज़ हैं वो ज़रूर अपोजिशन मीटिंग्स का हिस्सा हैं, पर कहीं ना कहीं उनकी चर्चा सीपीआई सीपीएम इनकी चर्चा उस तरीके से नहीं हो रही है जैसी बाकी दलों की हो रही है, चाहे वो कोई भी अपोजिशन पार्टीज़ हो। अब आप इस पिक्चर को देखिए। ये पिक्चर है साल 2004 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद। इस पिक्चर में सबसे कॉर्नर पे आपको पगड़ी पहने एक इंसान दिख रहे होंगे। उनका नाम है हरिकिशन सिंह सुरजीत। वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के पॉलिट ब्यूरो के मेंबर रहे हैं और तो और जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। अब ये पिक्चर क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये पिक्चर इस बात को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि कैसे 2004 में वही लेफ्ट पार्टियां जो आज इस देश के राजनीतिक स्पेक्ट्रम से, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से लगभग लगभग गायब हो चुकी हैं, यही मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बन पाए थे। तो ऐसा क्या हो गया जो सिर्फ लगभग 18-19 साल में आज वही लेफ्ट पार्टियां अपने हाशिए पर आ गई हैं? मैं आपको बता दूं 2004 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद सीपीआई सीपीएम समेत पूरा का पूरा जो लेफ्ट कुनबा है उसको कुल मिलाकर 80 लोकसभा सीटें मिली थी। वहीं आज की तारीख में सीपीआई और सीपीएम मिला करके सिर्फ 5 लोकसभा सीट्स जीत पाई थी 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में। तो आखिर क्या कारण है लोकसभा इलेक्शंस में और तमाम स्टेट इलेक्शंस में भी लेफ्ट पार्टियों के इस तरीके के पतन का? और क्या सचमुच लेफ्ट आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स इंडिया से खत्म हो चुकी है? क्या उसका सचमुच कोई रेलेवेंस नहीं है इंडियन सोसाइटी में? जानेंगे उसी के बारे में इस वीडियो में। तो भारत के वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लेफ्ट पार्टियों का जो पोजीशन है, जो हालात है, उसको अगर हमें बेहतर तौर पे समझना है तो उसके लिए हमें लेफ्ट आइडियोलॉजी यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की हिस्ट्री की ओर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जो कम्युनिज्म है उसका राइज हुआ 17th 18th 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साथ, जब एक वर्किंग क्लास का उदय हुआ, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रही थी जहां पर एक वर्किंग क्लास था और एक वो क्लास था जो उन फैक्ट्रीज को ओन करता था। कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब दास कैपिटल ने इन दोनों क्लासेस को बॉर्जुआ क्लास और प्रोलेटेरिएट क्लास के नाम से आइडेंटिफाई किया है। बॉर्जुआ क्लास यानी वो क्लास जो कि ओनरशिप है, जिसके पास, जो इंडस्ट्रीज को ओन करता है, जो समाज का संभ्रांत वर्ग है, और वर्कर्स वो आते हैं प्रोलेटेरिएट क्लास में। बट अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या फिर कम्युनिज्म उससे भी पुराना मिलता है। इनफैक्ट अगर आप विकिपीडिया पर जाकर खोजें तो शायद आपको पता चलेगा कि प्लेटो इस दुनिया के पहले एक कम्युनिस्ट फिलोसफर थे। उन्होंने कम्युनिस्ट शब्द तो नहीं बोला, मगर उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनकी जो फिलॉसफीज थी, वो काफ़ी हद तक कम्युनिज्म के थॉट प्रोसेस से मिलती थी। लेकिन अब हम ये समझते हैं कि भारत में कैसे इस कम्युनिज्म का अंत हुआ और कैसे वो कम्युनिज्म, वो कम्युनिस्ट्स जो कि एक वक्त पर जब देश आज़ाद हुआ था तो इस देश का मेन अपोजिशन था, इस देश की मेन अपोजिशन पार्टी थी, उसका अंत कैसे हो गया। तो कम्युनिज्म के अंत को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला, आपने अक्सर सुना होगा कि कैसे पॉलिटिकल पावर और पॉलिटिकल सक्सेस को अचीव करने के बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके नेता आपस में ही कुर्सी को लेकर लड़ने लगते हैं। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ हिंदुस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि वो कुर्सी तक कभी पहुंची ही नहीं। जी हाँ, वो कुर्सी तक पहुंचने से पहले ही लड़ने लगे। सबसे बड़ा कारण कम्युनिस्ट पार्टीज़ के इलेक्टोरल फेलियर का है कि आज इस देश में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली 17 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इनमें मेन सीपीआई और सीपीएम है। तो आप सोच रहे होंगे कि किस बात को लेकर कम्युनिस्ट पार्टीज में स्प्लिट हुआ। तो सबसे पहले जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़े कुनबे ने उस वक्त उस आज़ादी को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो आज़ादी, ये जो सत्ता पास ओवर हुई है सीधे कांग्रेस को, ये कहीं ना कहीं गलत है। और उन्होंने एक आर्म्ड स्ट्रगल शुरू कर दिया था इंडियन स्टेट के खिलाफ। लेकिन 1951 आते आते वो लोग शांत हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो 1952 के लोकसभा इलेक्शंस में डेमोक्रेटिकली पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी 1952 के लोकसभा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है और मेन अपोजिशन पार्टी बनकर उभरती है।
कांग्रेस वो लोकसभा इलेक्शंस जीत गई थी। दरअसल उस वक्त कांग्रेस की कुछ पॉपुलैरिटी ही ऐसी थी पूरे देश में। उसके बाद ठीक उसी वक्त एक और चीज़ होती है। अगर आप 50s के डेकेड को अच्छे से देखें तो रशिया में कम्युनिज्म आ चुका था और सोवियत यूनियन एक पावरफुल वर्ल्ड पावर के रूप में उभर चुका था। उस वक्त ये दोनों देश कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, मगर इन दोनों देशों में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने के तरीके में बहुत बड़ा अंतर था माओ जेडोंग की विचारधारा में और स्टालिन, लेनिन, कार्ल मार्क्स की विचारधारा में। क्योंकि जो रशिया के कम्युनिस्ट लोग थे, रशिया के जो कम्युनिस्ट लीडर्स थे, उनका मानना था कि हम कोल्ड वॉर के एरा में डेमोक्रेटिकली जो छोटे नेशंस हैं जैसे कि क्यूबा, इंडिया, उन देशों में डेमोक्रेसी के जरिए कम्युनिज्म को प्रमोट करें। वहीं चाइना का मानना था, यानी माओ जेडोंग का मानना था कि डेमोक्रेसी कभी भी कम्युनिज्म के आने का रास्ता हो ही नहीं सकती। उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट भी है कि इफ़ पावर विल कम इट विल कम थ्रू द बैरल ऑफ गन, यानी कि अगर कभी सत्ता हमारे हाथ आती है, यानी कभी ताकत हमारे हाथ आई तो वो बंदूक की नली से होकर गुजरेगी। यानी वो मानते थे कि कम्युनिज्म अगर हमें कहीं भी लाना है, चाहे वो छोटा देश हो या बड़ा देश हो, तो हमें डेमोक्रेटिकली नहीं लाना पड़ेगा, हमें एक आर्म्ड स्ट्रगल यानी कि हथियारों का इस्तेमाल करके हिंसा के जरिए ही कम्युनिज्म आ सकता है। और इसको लेकर के 1969 में रशिया और चाइना के बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट भी हुआ था। अब आप देखिए, ये डिस्प्यूट हो रहा था रशिया और चाइना के कम्युनिस्ट को लेकर, मगर इस चीज़ को लेकर लड़ाई कर रहे थे हिंदुस्तान में ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लोग आपस में। यानी विवाद चाइना और रशिया का था, बट कम्युनिस्ट हिंदुस्तान में लड़ रहे थे कि हमें किसे फॉलो करना चाहिए, बजाय इस बात पर ध्यान देने के कि किस तरह से वो जवाहरलाल नेहरू की नीतियों को क्रिटिसाइज करें, किस तरीके से सरकार की आलोचना पर ध्यान दें। इसके बाद आया साल 1962 का, जब इंडो चाइना वॉर हो रही थी। उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक बड़ा तबका नेहरू और भारत के साथ था, मगर उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका मानना था कि इंडियन स्टेट की जो आइडियोलॉजिकल या फिर जो स्टैंड है चाइना इंडिया डिस्प्यूट पर, वो गलत है। वो ऐसा तो मानते थे कि माओ जेडोंग गलत हैं, चाइना को इंडिया पे अटैक नहीं करना चाहिए, बट वो नेहरू का भी विरोध कर रहे थे और उस वक्त विरोध कर रहे थे जब भारत एक युद्ध से होकर गुजर रहा था। इसके लिए काफ़ी सारे कम्युनिस्ट लीडर्स को बाद में अरेस्ट भी किया गया 1962 और 63 में। और इसी के कारण, इन्हीं दोनों रीजंस के कारण, जो सोवियत साइनो डिस्प्यूट था, जो चाइना और रशिया का आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था कम्युनिज्म का, और जो 62 की वॉर हुई जिसमें कम्युनिस्टों का एक धड़ा भारत के साथ खड़ा था और एक धड़ा चीन के साथ खड़ा था, उसी के बाद 1964 में पहला मेजर स्प्लिट होता है सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में, जब इसकी पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग से 32 मेंबर उठकर चले जाते हैं और वही लोग बाद में कोलकाता में 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को फॉर्म करते हैं। ये तो था पहला मेजर स्प्लिट, मगर कम्युनिस्ट पार्टीज इतने से नहीं रुकी। इस वक्त भी कम्युनिस्ट पार्टीज मेजर अपोजिशन थी। ध्यान अभी भी सरकार की आलोचना पे कम था और अपने डिस्प्यूट्स पे ज़्यादा था। सीपीएम जो फॉर्म हुई थी उसके कई सारे लीडर, जिसमें चारू मजूमदार और सानू कानियाल टॉप लीडर्स थे, उन लीडर्स का और उनके जैसे लीडर्स का मानना था कि सीपीएम जो है वो लेफ्ट तो है, पर वो एक्चुअल लेफ्ट नहीं है। दरअसल उसे और अग्रेसिवली लेफ्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहिए। और इन्हीं लोगों ने साल 1967 में सीपीएम से अलग होके सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यानी कि सीपीएमएल बना ली, जिसका मानना था कि वो कम्युनिज्म को इस देश में लाएंगे रिवॉल्यूशन के जरिए, आर्म्ड स्ट्रगल के जरिए, और इसी ने जन्म दिया नक्सलवाद यानी नक्सलिज्म की नई धारा को, जिसके बाद चारू मजूमदार और सानू कानियाल समेत तमाम नेताओं को अरेस्ट किया गया। इनफैक्ट चारू मजूमदार की कस्टडी में ही मौत हो गई थी। और इसी तरीके से तमाम शुरुआती दौर जो था आज़ादी के बाद के जो पहले 20 साल, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का जो मेजर टाइम था, जो कम्युनिस्ट पार्टी जितने भी कम्युनिस्ट थे इंडिया में, उनका जो मेजर टाइम था वो हिंदुस्तान में आपस में ही लड़ने में चला गया। वो इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे पाए कि वो किस तरीके से एक साथ रहकर पावर में आए और उसके बाद डिसाइड करें कि हम किस आइडियोलॉजी को फॉलो करें या किस आइडियोलॉजी को फॉलो ना करें। इसके बाद अगर आप अगला पॉइंट देखें, स्प्लिट और एकजुटता को अगर हटा दें, तो जो दूसरा पॉइंट है वो है सिंबोलिज्म। हमें समझना पड़ेगा कि कम्युनिज्म एज अ आइडियोलॉजी जब रशिया में आती है, चाइना में आती है, इंडिया में आती है, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत अलग हैं। अगर आप रशिया और वेस्ट की बात करें, जर्मनी की बात करें, वहाँ पे भी कम्युनिज्म, हिटलर के आने से पहले जर्मनी में भी कम्युनिज्म ही था।
वहाँ पर एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो भारत से बहुत ज़्यादा अलग है। वहाँ पर लोग शिक्षित थे, लोग पढ़ सकते थे, लिख सकते थे। लेकिन भारत जब एक देश के तौर पर आज़ाद हुआ तो भारत में 90% लोग अशिक्षित थे। और अशिक्षित होने का मतलब ये नहीं कि वो ग्रेजुएटेड नहीं थे या फिर उन्होंने कोई डिग्री नहीं हासिल की थी। दरअसल 90% ऐसे लोग थे जो अपना नाम लिखना और पढ़ना भी नहीं जानते थे। उस देश में अगर आप आकर वेस्टर्न फिलोसफर्स को, स्टालिन को, मार्क्स को, लेनिन को कोट करेंगे, जहाँ 90% जनता अशिक्षित है, आप उसके सामने कार्ल मार्क्स के बड़े बड़े फिलोसफिकल कोट्स को पढ़ेंगे तो उसको क्या समझ में आएगी? वो जनता कुछ नहीं समझ पाएगी। रशिया में ये हो सकता है, यूरोप में ये हो सकता है, क्योंकि वहाँ लोग पढ़ रहे थे, वहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था, जिसके बाद एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड आ चुका था पूरे देश में। मगर भारत के साथ वो चीज़ नहीं थी। भारत में सिंबल्स पे, बड़े नेताओं पे अभी भी वोट मिलते थे। आप देखिए इलेक्शन के बाद किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी इसलिए जीत पाती थी क्योंकि जवाहरलाल नेहरू एक फेस थे। हर पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना एक फेस था, अपने आइडल्स थे। अगर आज भी आप देखें तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सब के पास अपने फोर फादर्स हैं। अगर आप कांग्रेस की बात करें तो उनके पास जवाहरलाल नेहरू हैं, इंदिरा गांधी हैं, राजीव गांधी हैं और तमाम और भी लीडर्स हैं। अगर आप बीजेपी की बात करें तो उनके पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनके पास पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। लेकिन और तो और बीजेपी ने बड़ी चालाकी से सरदार पटेल, जो कि थे तो कांग्रेस में, बट उनकी भी लेगेसी को क्लेम कर लिया है। लगभग आज की तारीख में अगर आप भारतीय किसी भी आम नागरिक से पूछें तो वो सरदार पटेल को बीजेपी के ज़्यादा करीब पाता है बजाय कांग्रेस के। तो बीजेपी और तमाम दलों ने बहुत तेज़ी से जो भी आइकन्स थे आज़ादी के, फ्रीडम के बाद के, उन आइकन्स को कहीं ना कहीं अपनाया और उन आइकन्स को अपना फोर फादर बताया। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये चीज़ कभी नहीं कर पाई। जो इस देश के कम्युनिस्ट थे, जो लेफ्ट पार्टियां थी, उन्होंने हमेशा जो बाहर के लोग थे, लेनिन, मार्क्स, वो इन्हीं को कोट करते रह गए, उन्हीं की फ़ोटो लगाते रह गए। उन्होंने सोचा ही नहीं कि किस तरह हम कम्युनिज्म का भारतीयकरण कर सकें, किस तरह से उसको इंडियन सिंबल्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकें। मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह जो इतने पॉपुलर थे इंडिया में, एक आज भी जब यूथ आइकन्स की बात होती है तो शायद भगत सिंह जितना कोई पॉपुलर ना हो। वो खुद एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से प्रेरित इंसान थे। इनफैक्ट वो अपनी जब उनको फांसी हुई तब भी वो लेनिन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे थे। तो भगत सिंह जो खुद एक कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कभी नहीं सोचा कि वो भगत सिंह जैसे इतने बड़े नेशनल आइकन को अपना फोर फादर बना सकती है, उनको एक सिंबल की तरह यूज़ कर सकती है इलेक्टोरली। उसके अलावा अगर आप देखें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का खुद का जो फ्लैग है, वो फ्लैग जो आपको यहाँ दिख पा रहा होगा, इसमें भी एक सिक्कल है और एक हैमर है। अब ये सिक्कल और हैमर भी कम्युनिज्म का सिंबल ज़रूर है, पर ये वेस्टर्न कम्युनिज्म का सिंबल है। वो कम्युनिज्म, वो वेस्ट जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी थी, वहाँ पे एक वर्कर क्लास था जो कि शायद हैमर और सिक्कल को देखकर प्रेरित हो, उसको समझ में आए कि अच्छा मैं वर्कर हूँ, मैं दिन भर हथौड़ा चलाता हूँ, तो ये पार्टी है जो हथौड़ा दिखा रही है अपने फ्लैग में, तो मुझे इसे फॉलो करना चाहिए। बट इंडिया में वो चीज़ मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई ही नहीं थी। उस वक्त जब लोग को समझ में नहीं आता था, लोग पढ़ नहीं पाते थे, उस वक्त लोग सिंबल्स के ऊपर डिपेंडेड थे। और वहाँ पर आप उनको अगर वैसे सिंबल्स दिखाओगे जिससे वो खुद को रिलेवेंट, जिन सिंबल्स के साथ वो खुद को रेलिवेंट महसूस ही ना कर सकें, तो वो कैसे ये बात डिसाइड करेंगे कि वो आपको वोट करें या ना करें। अगर आप देखें तो उस दौर में बाकी जितनी भी पार्टीज थी उन्होंने बहुत ही सिंपल फ्लैग्स बनाए थे अपनी पार्टीज़ के लिए, जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी और तमाम राजनीतिक दल। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने सिंबल भी अपना नहीं बनाया, वो उसी सिंबल को लेकर आए जो वेस्ट में था। यानी कि उन्होंने वेस्ट से कम्युनिज्म को सीधा सीधा उठाया और बिना किसी चेंज के उसको हिंदुस्तान में प्रोपोगेट करने की कोशिश की। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर आप देखें तो देश के आज़ादी के बाद सबसे बड़े हिस्से तक देश का जो मेन ऑपोजिशन दल था वो कम्युनिस्ट पार्टीज ही थी। वही लोग देश के मेन ऑपोजिशन थे। इनफैक्ट कई बार कम्युनिस्ट पार्टीज को मौका मिला इस देश में अपना प्रधानमंत्री बनने का। मैं आपको बता दूं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सॉरी कम्युनिस्ट मैं आपको बता दूं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी सीपीआई-एम के एक बहुत बड़े लीडर थे ज्योति बसु, जो पश्चिम बंगाल के 23 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे। उन्हें साल 1991 में, साल 1996 में, साल 1997 में 2 से 3 बार यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट में, कभी राजीव गांधी के समर्थन से उन्हें मौका मिला प्रधानमंत्री बनने का। मगर कम्युनिस्ट पार्टीज बार बार
उस ऑफर को ठुकराती रही, ये कहकर कि हम एक कॉम्प्रोमाइज़ की सरकार नहीं चला सकते क्योंकि हम कम्युनिस्ट हैं, हम अपनी आइडियोलॉजी की ही सरकार चलाएंगे। हम जब सत्ता में आएंगे तो हम वैसी ही सरकार बनाएंगे जो सिर्फ कम्युनिज्म को फॉलो करे, वैसे कम्युनिज्म को फॉलो करे जो हम मानते हैं सही है। और उनका मानने वाला कम्युनिज्म कौन सा था? वो जो वेस्टर्न था, वो जिसमें हिंदुस्तान के कोई भी एलिमेंट्स नहीं थे। अगर आप और इसी कारण वो आइडियोलॉजी कभी सक्सेसफुल ही नहीं हो पाई। उनको कई बार जनता ने मौका दिया। 2004 90s का अगर आप पूरा दौर देखिए तो कम्युनिस्ट पार्टीज ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, मगर वो कभी खुद को उतने बड़े इलेक्टोरल मैंडेट तक पहुंचा ही नहीं पाए कि वो इस देश की नेशनल पॉलिटिक्स में एक डिसाइसिव रोल प्ले कर पाए। मगर क्या इसका ये मतलब है कि कम्युनिज्म एज एन आइडियोलॉजी हिंदुस्तान सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें आरजेडी, जेडीयू, एआईडीएमके, बीएसपी और ऐसे ना जाने कितनी ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आज रीजनली बहुत स्ट्रांग है, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज वही चीज़ें कह इन सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने आज भी अपने अपने स्तर पर, अपने रीजनल लेवल पर अपनी मजबूती बनाई रखी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन आइडियोलॉजीज ने क्योंकि इन पॉलिटिकल पार्टीज ने कम्युनिज्म का भारतीयकरण किया, कम्युनिज्म को हिंदुस्तान के हिसाब से कन्वर्ट किया और अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी का हिस्सा बनाया। कम्युनिज्म जहाँ बात करता है वर्कर क्लास के उत्थान की, ये पॉलिटिकल पार्टीज बात करती हैं लोअर कास्ट के उत्थान की। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, एआईडीएमके, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट पर फोकस करती हैं, ना कि क्लास पर, क्योंकि ये इस चीज़ को अच्छी तरह से समझती हैं कि हिंदुस्तान में क्लास की रेलेवेंस से बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है कास्ट की, और जब तक हम कास्ट के रेलेवेंस पे ध्यान नहीं देंगे हमें वो इलेक्टोरल मैंडेट नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए। ये अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, उनकी आइडियोलॉजी, उनके मैनिफेस्टोज वही वादा करते हैं जो कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी करेगी, कि हम समाज के निचले तबके का शोषण नहीं होने देंगे। जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ये वादा करती है कि हम क्लास डिफरेंस को मिटाएंगे, वहीं ये पार्टीज दावा करती हैं कि हम कास्ट डिफरेंस को मिटाएंगे, क्योंकि ये अच्छी तरह से जानती हैं कि कास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी सोसाइटी में, और जब तक हम कास्ट को इग्नोर करते रहेंगे हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का अगर आप झंडा देखेंगे, फ्लैग देखेंगे, सिंबल देखेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो कि समाज के निचले तबके को एक्साइट करें, जो उनको समझ में आए, ना कि वो सिंबल्स हैं जो कि समाज में समझ ही में ना आए। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो अपने फोर फादर्स चुने, जो अपने आइडियोलॉग्स चुने, जिन लोगों की लेगेसी को उन्होंने क्लेम किया, वो भी ऐसे लोग हैं जो कि इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं, ना कि उन्होंने आके किसी बाहरी को, स्टेलिन को, लेनिन को, मार्क्स को कोट किया, जो आम जनमानस की समझ में ही नहीं आई कि ये है क्या चीज़। तो इसीलिए कम्युनिज्म का वो फॉर्म जो इन पार्टीज़ ने अपनाया, इन पार्टीज़ ने जिस तरीके से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को हिंदुस्तान के हिसाब से रेलिवेंट बनाया, ये पार्टीज़ इसलिए सक्सेसफुल हो पाई। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ चाइना का। चाइना में कम्युनिज्म भले ही आज वो सिर्फ दिखावे के लिए हो, पर एक समय पर माओ के ज़माने में चाइना में कम्युनिज्म सक्सेसफुल हुआ। चाइना में कम्युनिज्म क्यों सक्सेसफुल हुआ? वो इसलिए सक्सेसफुल हुआ क्योंकि माओ समझ चुके थे कि अगर हम रशियन कम्युनिज्म को, वो कम्युनिज्म जो रशिया से निकला है, जो मार्क्स का कम्युनिज्म है, उस कम्युनिज्म को सीधे तौर पर चाइना में लाने की कोशिश करेंगे, वो चाइना जहाँ एजुकेशन नहीं है, जहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं है, अगर वहाँ हम वर्कर क्लास और बॉर्जुआ क्लास में डिवाइड करेंगे लोगों को, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम चिल्लाते रह जाएंगे। इसीलिए उन्होंने रूरल एरियाज़ में जा करके एग्रीकल्चर वर्कर्स को कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल किया, और एग्रीकल्चर वर्कर्स को इंडस्ट्रियल वर्कर्स की जगह रिप्लेस किया माओइज्म की अपनी खुद की आइडियोलॉजी में। यानी उनका मानना था कि समाज में सिर्फ वर्कर क्लास या इंडस्ट्रियल वर्कर नहीं है जो ओप्रेस्ड है, कि कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी कहती है। उनका मानना था कि इसके अंदर जो पिजेंट्री है, जो पिजेंट कास्ट है, हमारे देश का फार्मर है, वो भी इसके अंदर आता है। उन्होंने कम्युनिज्म को चाइना के हिसाब से ढाला, और इसीलिए कम्युनिज्म चाइना में सक्सेसफुल हुआ। वहीं अगर हिंदुस्तान के कम्युनिज्म की बात करें, तो जिन पार्टियों ने कम्युनिज्म को सोशलिज्म की मदद से, सोशलिज्म का सहारा लेकर के कम्युनिज्म को ट्रांसफॉर्म किया, उस वे में ढाला जिस वे में हिंदुस्तान के आम लोग उसको समझ पाए, वो पॉलिटिकल पार्टीज आज भी सक्सेसफुल हैं, इलेक्टोरली रेलिवेंट भी रही हैं। तो ये थे वो कुछ रीज़न जिनकी वजह से जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो एक अलग तरीके से हिंदुस्तान में सक्सेसफुल हुई, एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सक्सेसफुल हुई, एक इवोल्यूशन के बाद सक्सेसफुल हुई। और वैसे भी प्रकृति का तो नियम ही है कि जो चीज़ इवॉल्व नहीं होती है, जो पेड़ मुड़ते नहीं हैं, वो टूट जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो ने आपको कम्युनिज्म और नेशनल पॉलिटिक्स पे समझने के लिए, सुनने के लिए
एक नया पर्सपेक्टिव दिया होगा, एक नया नज़रिया दिया होगा। मैं लौटूंगा आगे ऐसे ही एपिसोड्स के साथ। थैंक यू।